नाज़रीन, देयर इज रिस्क के हमला बहुत ही करीब है और लास्ट मिनट जो डिप्लोमेसी है वो इस वक्त जारी है। जिस दर्जे के जो टेलीफोन्स हो रहे हैं, जिस दर्जे के ऊपर जाकर राब्ते हो रहे हैं, तो उसी में जो ऑप्शंस हैं वो कन्वे किए जा रहे हैं, जो डिमांड्स हैं वो कन्वे की जा रही हैं। अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम मांगा है हमला ना करने की। उस एक्सचेंज में अमेरिका ने कहा है कि ईरान अगर अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे तो फिर अमेरिका ईरान पर जब वो अटैक नहीं करेगा। ज़ाहिर है ये नहीं होने जा रहा। और जो मुअम्मर कज़ाफ़ी है उसने भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर उस पर हमला यकीनी हो गया था, क्योंकि न्यूक्लियर ही है जो आप पर हमले को टाल सकता है, ना कि न्यूक्लियर देकर आप हमले से बच जाएंगे। अच्छा, तो इसी दरमियान जो है वो ईरान में शेल्टर्स खुलना शुरू हो गए हैं। कितना बड़ा इंडिकेटर है, ईरान के अंदर शेल्टर्स खुलना शुरू हो गए कि किसी भी वक्त जब वो अटैक हो सकता है। और इसी दरमियान ईरान ने साइबर अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। साइबर अटैक्स जब वो किए गए हैं, साउथ अफ्रीका ने बड़ा इकदाम उठाया। साउथ अफ्रीका ने इजरायली एम्बेसडर को निकाल दिया और उधर इजराइल ने आगे से साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर हैं उनको निकाल दिया। लेकिन जाहिर है आगाज साउथ अफ्रीका ने किया है और ये बहुत बड़ा इकदाम है। बहुत सारे ओआईसी के मुल्क ऐसा नहीं कर सके, तो साउथ अफ्रीका ने फलस्तीन के लिए, ईरान के लिए ऐसा जब किया है, फलस्तीन के लिए जाहिर किया है। और इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो बेरूत के ऊपर देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरी एक रीजनल वॉर है, तो बेरूत के ऊपर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक खबर है, अमेरिकी जो जेट्स हैं वो उन्होंने परवान भरी है। कहां से? जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से उन्होंने परवान भरी है और वो गए हैं ईरानी कोस्टल लाइंस की तरफ। ये सेंटकॉम ने कंफर्म किया है। अच्छा, तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तीन द बिगेस्ट न्यूज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने लेटर भेजा है यूएन की मेंबर स्टेट्स को, और उनको क्या कहा है जरा बीबीसी की हेडलाइन देखिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मेंबर स्टेट्स को खत भेजा है, यूएन ऑन द रिस्क ऑफ इमिनेंट फाइनेंशियल कोलैप्स। यूनाइटेड नेशन कोलैप्स होने के दहाने पर पहुंच गया है। इमिनेंट कोलैप्स यानी यह नविश्ता दीवार है। यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होने जा रहा है और फाइनेंशियल कोलैप्स होने जा रहा है। ज़ाहिर है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने अपनी जो फंडिंग है वो विड्रॉ कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन कोलैप्स होने जा रहा है। अब देखिए जो वाकयात हो रहे हैं उसका नतीजा यही निकलना था। और जो बहुत सारी जंगें हुई इराक और इन सब जंगों ने, आप देखिए, ग्लोबल ऑर्डर को डैमेज किया और जो रही सही कसर थी वो जेनोसाइड ने निकाल दी है। जेनोसाइड वो सबसे बड़ा वाकया है जिसने इस ऑर्डर को जो तबाह कर दिया। और फिर यूक्रेन की जंग ने बड़ा उसमें उसका यानी है, उसकी वजह से बहुत ऑर्डर जो डैमेज हुआ है। लेकिन जेनोसाइड द बिगेस्ट फैक्टर कि अगर ये जेनोसाइड ना होती तो शायद यही इसी तरह से जो ऑर्डर चल रहा था वो 20-30 साल मजीद चल सकता था। इसकी लाइफ इतनी थी इस ऑर्डर की कि अगर जेनोसाइड ना होती तो 20-30 साल ये इसी तरह से चल सकता था। अब यूनाइटेड नेशन जो सिंबल है इस ऑर्डर का, वो अगर कोलैप्स होता है तो फिर तो चीजें देखे ना बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। अभी भी डेनमार्क ने कहा कि ऑर्डर खत्म हो चुका है, कनाडा ने कहा यह ऑर्डर खत्म हो चुका है, वेनेजुएला पर होने वाला हमला बताता है कि यह ऑर्डर खत्म हो चुका है, फलस्तीन की जेनोसाइड बताती है कि यह ऑर्डर खत्म हो चुका है, ईरान पर जो वो हमला करने के लिए आ रहे हैं और इससे पहले एक हमला किया यह बताता है कि ऑर्डर खत्म हो चुका है। लेकिन चलो आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन है, वहां पर लोग बैठते हैं, तकरीरें होती हैं, वो अगर बॉडी ही खत्म हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही ऑफिशियली खत्म हो गया ना। तो ये कितने बड़े मोड से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और देखिए ये वही ज़ायनिस्ट प्लेबुक है। यहां तक दुनिया को ले जाने में किसका किरदार है? ये अगर ज़ायनिस्टों ने ये जेनोसाइड ना की होती तो ये नतीजा दुनिया को ना देखना पड़ता। दुनिया जो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरह जो गई है, और ये जो दुनिया में कियोस है ना नाज़रीन, ये ज़ायनिस्ट प्लेबुक के मुताबिक है और ये ज़ायनिस्टों को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो कियोस के अंदर ही, और एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई रूल्स नहीं है, उसी में तो वो एक्सपैंड कर सकते हैं। और ईरान में आपको बता दूं कि इनकी एक्सपेंशन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ईरान है इस वक्त। कैसे? अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। इजराइल ने अगर लेबनान की तरफ एक्सपैंड करना है तो आगे हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ेगा, हिजबुल्लाह से जंग करनी पड़ेगी। और ईरान ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई तो हम भी उसमें होंगे। और इस वक्त इजराइल की हालत यह है कि वो ईरान का अकेले सामना नहीं कर सकता, तो ईरान रुकावट हुआ ना उनके एक्सपेंशन के अंदर। तो इसी तरह ईरान को तबाह करने के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं, और ताकि ईरान अगर तबाह होता है तो फिर उनके एक्सपेंशन के जो रास्ते हैं वो और ज्यादा खुल जाएंगे।
वो ईरान से हार चुके हैं। ईरान से लड़ना अब इजराइल की बस की बात नहीं है अमेरिका के बगैर, इसलिए वो अमेरिका को लेकर आए। देखें, अमेरिका के लिए जब इतने चैलेंजेस हैं, जब उसके इत्तेहादी कह रहे हैं हमला मत करो, जब अंदर एक इतना बड़ा सेंटीमेंट है, जब इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, तो फिर अमेरिका को क्या जरूरत है लड़ने की? आप खुद मुझे बताइए, अमेरिका को क्या जरूरत है खुद जाकर ईरान से लड़ने की? जब इजराइल लड़ सकता है तो ट्रंप को अंदरूनी चैलेंजेस हैं, ट्रंप को अमेरिकन कैपेबिलिटीज के चैलेंजेस हैं, ट्रंप को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर डूबने के चैलेंजेस हैं। तो भाई इजराइल मौजूद है ना, तो और लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर इजराइल क्यों नहीं जाकर लड़ता? वेपन भी सारे वही हैं, F-35 उनको भी दिए हुए हैं, मिसाइल भी उनको दिए हुए हैं, ड्रोन्स भी दिए हुए हैं, तो फिर अमेरिका के आने की क्या जरूरत है? क्योंकि इजराइल अब नहीं लड़ सकता ईरान से, उसको शिकस्त हो चुकी है, इसलिए वो अमेरिका को जब लेकर आए। तो अब वो जोर लगा रहे हैं ईरान के डिस्ट्रॉय करने का। दूसरी खबर देखिए, जर्मन चांसलर जो है वो मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, बड़ा अहम तरीन दौरा उनका होने जा रहा है। और कौन कौन मुल्कों का वो दौरा करने जा रहा है? सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये 3 अहम तरीन गल्फ स्टेट जो है उनका दौरा करने जा रहे हैं। और जर्मनी ने स्टेटमेंट क्या जारी की है? जर्मनी अर्ज पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए अमेरिका और ईरान के दरमियान। यानी वो IRGC को टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया। ये जर्मन चांसलर कह रहा था वो दिन गिने जा चुके हैं, कल परसों इसका बयान था ना, दिन गिने जा चुके हैं। सबसे ज्यादा हॉकिश बिहेवियर जो है वो जर्मनी का है। आप कह रहे हैं ये पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जर्मनी को क्या हुआ? पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए? वो तो टेररिस्ट हैं, वो बुरे हैं, उनके दिन गिने जा चुके हैं, तो उसमें पीसफुल सॉल्यूशन कहां से आ गया? तो ये देख रहे हैं, यानी कि और फिर वो दौरे के ऊपर आ रहे हैं इन मुल्कों से। देखें, इन मुल्कों का बड़ा किरदार है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इनका बहुत किरदार है, इनका बहुत अब इन्फ्लुएंस यूरोप में बढ़ रहा है। और यूरोप की इकॉनमीज का सत्यानाश हुआ है, उनको यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, चाइना से भी चाहिए। अब देखें, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जब वो चाइना पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप ईरान से भी लड़ना है, फिर रीजनल वॉर होगी तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसका होगा? यूरोप का। ये शाम की जंग में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज यूरोप ही गए हैं ना, तो इस जंग में भी जाएंगे, यही तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। तो आज उनकी टोन जो है वो बदली है, अब आगे क्या होता है, लेकिन वो बहरहाल एक दौरे पर आ रहे हैं। और ये है एक और बदलती हुई दुनिया कि उनको यहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और अगर ट्रंप सोचे तो उसको भी ये देखना चाहिए कि उसको भी तो यहीं से इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। तो जब ये जंग में होंगे और इनकी इकोनॉमीज डैमेज हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, तो कहां से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी? और डॉलर जो ऑयल है, मैंने आपको बता दिया कि वो तो 70 से जब ऊपर चला गया और उसने मजीद शूट कर जाना है। हो सकता है संडे को जिस दिन ड्रिल्स हो रही होंगी वो 80 तक पहुंच जाए, और अगर हमला हुआ तो वो 100 से ऊपर क्रॉस कर जाए, इवन 200 से ऊपर जो वो क्रॉस कर सकता है। ये भी उसके काफी ज्यादा यानी कि चांसेस हैं। अब जरा आ जाइए, अमेरिका ने टर्की को कहा है और टर्की ने फिर ईरान से बात की और अमेरिका की ये जो डिमांड है वो पहुंचाई है और कहा है कि ईरान उसके बाद जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दे। 400 kg यूरेनियम अफजुदा वो ईरान के पास मौजूद है, इससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब जब वो बना सकते हैं, शायद वो बना रहे हों, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये उनके हवाले कर दें। ज़ाहिर है ये ऐसा नहीं होगा, ईरान ऐसा नहीं कर सकता, सरेंडर है ना, सरेंडर है, और वो क्यों यूरेनियम देंगे। और आप जरा एरोगेंस का अब मुजाहरा देखिए, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, उस पर कोई निदामत नहीं है और अभी तक IAEA ने कंडेम नहीं किया है। ये कितनी बड़ी मुनाफकत है कि IAEA जो इदारा है न्यूक्लियर को, अब देखिए न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहा है, वहां से रेडिएशंस निकल सकती हैं, कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता था, और अभी तक IAEA ने इसको कंडेम नहीं किया है। और अब कह रहे हैं कि ईरान यूरेनियम भी दे, वो इनको यूरेनियम देगा, तो इट्स मीन कि उनकी डिमांड्स वही हैं जो मानी नहीं जा सकती। तो फिर अब जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक तो एम्पायर आ गया है, ऊपर से डिमांड्स वो कर रहा है कि जो मानी नहीं जा सकती, तो फिर एम्पायर की एक एरोगेंस है कि वो जाहिर है कुछ किए बगैर फिर वापस भी नहीं जा सकता। तो इसलिए अब ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और इसलिए खतरात बहुत ज्यादा हैं एक बड़ी जंग के, समझ ना, क्योंकि एम्पायर आ गया है, ऊपर से उनकी डिमांड्स भी वो हैं जो मानी नहीं जा सकती। तो फिर एम्पायर की एरोगेंस है, ईगो है कि वो इससे वो कमजोर जाहिर होगा, तो इसलिए वो इस एरोगेंस के अंदर, ईगो के अंदर हमला करने की तरफ जब जा सकता है। ईरान के अंदर जब वो शेल्टर्स खुलना शुरू हो गए हैं और ईरान ने जो पार्किंग लॉट्स हैं, जो मेट्रो स्टेशंस हैं,
उनको वॉर शेल्टर्स में कन्वर्ट करने का फौरी ऑर्डर दे दिया है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। यरूशलेम पोस्ट बता रहा है वाइड स्प्रेड जंग, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो पार्किंग लॉट्स को भी और जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनको भी उन्होंने शेल्टर्स बनाने का फौरी तौर पर ऑर्डर दे दिया है। और तेहरान बिल्ड्स शेल्टर्स अहेड ऑफ पॉसिबल यूएस स्ट्राइक। तो ये एक काफी बड़ी बात। ईरान ने कहा है कि अमेरिका इस रीजन को छोड़े। अब जो ईरान जंग करने जा रहा है ना, यानी जो अगर जंग होती है तो ईरान अब वो क्या जंग करने जा रहे हैं, वो अब इस अंदाज में जंग करने जा रहे हैं कि हम एक फैसला कुन जंग करेंगे जिसमें अब अमेरिका को यहां से निकलना होगा। और अमेरिका गया तो इजराइल की अब ये जुर्रत और वो बदमाशी चलने वाली नहीं है, ठीक है ना। इजराइल का समय भुरकस निकल गया। अब इजराइल वो बदमाशी रीजन में कायम नहीं रख सकेगा, ये बात ज़हन में रखें। तो अब ईरान एक ऐसी जंग लड़ने जा रहा है कि वो फिर अपनी कोशिश करेगा, नतीजा क्या निकलता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो जंग ऐसे लड़ने जा रहा है कि अमेरिका अब यहां से निकलेगा। उसको ये रीजन जो है वो वाइंड अप करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस रीजन को दिया क्या है सिवाय तबाही के। और इससे पहले बर्तानिया का होल्ड था मिडिल ईस्ट में, उनको जाना पड़ा, और अब अमेरिका को यहां से जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे चाइना बाकी मुल्क किस रीजन में आ गया। अब देखें ना भाई, यूरोप आ रहा है ना, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर होकर गए, अब जर्मन चांसलर आ रहे हैं, उधर से चाइना आ रहा है। तो देखें यूनिपोलर वर्ल्ड तो वैसे ही खत्म हो रही है, तो बाकी मुल्क अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं स्टेबिलिटी में, इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो अमेरिका का जो मुकम्मल कंट्रोल था मिडिल ईस्ट पर कि वही फैसले करेगा, वो अब चैलेंज हो रहा है। तो ईरान फिर ऐसी जंग लड़ेगा। इट वुड बी बेटर फॉर यूएस टू लीव दिस रीजन। अमेरिका अब इस रीजन को छोड़कर जब निकले। अच्छा, जो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज, ये दुनिया का बहुत बड़ा थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है। इसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने कहा है कि ईरान के पास इस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल और सबसे डाइवर्स मिसाइल आर्सेनल है। सबसे पावरफुल और सबसे डाइवर्स मिसाइल आर्सेनल जो है इस वक्त ईरान के पास है। और ईरान ने जो है वो अपग्रेड किया है, एक्सटेंसिव अपग्रेडेशन अपने मिसाइल सिस्टम्स की जो वो की है। इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं वो भी डेवलप किए हैं, और वो जो दूर के टारगेट्स हैं उनको भी हिट करने की सलाहियत रखते हैं। रीचिंग एज फार एज इजराइल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। ये है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सबसे जो दुनिया का फेमस वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट है। मिसाइल उनके पास हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं, बहुत एडवांस है, और वो कहां तक पहुंच सकते हैं, साउथ ईस्ट यूरोप तक भी पहुंच सकते हैं। तो अगर ईरान ने, जैसे खबरें आती है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, तो फिर ये जो अमेरिका डियागो गार्सिया में बैठा हुआ है ना, वो भी हिट होगा। तो इससे बैलेंस ऑफ पावर तो बदल जाएगा। और चाइना को इससे और ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि चाइना के खिलाफ इस रीजन में जो सबसे बड़ी बेस इस्तेमाल हो रही है और आगे चलकर होगी, वो डियागो गार्सिया की है। आपको पता है, चाइना के खिलाफ जो इस रीजन में सबसे बड़ी बेस इस्तेमाल हो रही है और आगे होगी, वो डियागो गार्सिया की है। तो ईरान डियागो गार्सिया को हिट करे, इससे बड़ा और चाइना को और क्या चाहिए। तो ईरान डियागो गार्सिया को हिट करेगा अगर उनके पास ये मिसाइल आ गया, तो फिर यानी किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर जो बदल जाएगा, क्योंकि वहां तो आज तक कोई हिट कर ही नहीं सका, ना कर सकता है। और किस में ऐसी जरूरत है और किसी के पास ऐसे ताकत है। तो ये ईरान ने अगर कर दिया तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेन बहुत एरोगेंस, बहुत ताकत, लेकिन वो एक ही जंग में बस कोलैप्स हो गया, उसकी ताकत कोलैप्स हो गई। तो यहां भी एम्पायर के साथ ऐसी कहानी हो सकती है। अच्छा जी, ईरान ने साइबर अटैक्स किए हैं। बहुत सारे जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको टेक्स्ट मैसेजेस जब रिसीव हुए, जिसमें यह मैसेज था कि विद इन फ्यू आवर्स आसमान से जब मिसाइल बरसेंगे, इस तरह का मैसेज जब उनको गया है। जनाब अली उर्दगान जो हैं, जिनकी फोन पर बात हुई ईरान के सदर से, उनकी मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और टर्की फॉरेन मिनिस्टर मिले, बड़ी खुलकर उन्होंने पोजीशन ली। अब सदर के साथ भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो मुलाकात कर रहे हैं, और टर्की ही के जरिए यह मैसेज गया है कि यूरेनियम जो है वो हवाले की जाए, जो कि ज़्यादा कभी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो रीजन
के हवाले से बहुत डिफरेंट और जबरदस्त बात यह है कि रीजन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स कर रहा है। अगर इंडोर्स नहीं भी कर रहा तो खामोश है, कम से कम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स नहीं कर रहा। यानी उसने ये, किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि ईरान के अंदर होने वाले मुजाहरे स्पॉन्टेनियस हैं और वो पोजीशन ली हो जो इजराइल और वेस्ट की पोजीशन है। किसी मुल्क ने वो पोजीशन नहीं ली। कोई खामोश है या कोई खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने वो पोजीशन नहीं ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ईरान का नैरेटिव है कि ईरान नेगोशिएशन करना चाहता है, ईरान कोई जंग नहीं चाहता, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुसाद करवा रही है, वेस्टर्न मुल्क उसमें इन्वॉल्व हैं। इस नैरेटिव को रीजनल कंट्रीज अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और इंडोर्स भी कर रहे हैं। जैसे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने उस वक्त भी स्टेटमेंट जारी की कि हम उम्मीद करते हैं कि ईरान के लोग ये समझेंगे कि उन पर क्या प्रोजेक्ट या मुसलत करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर रीजन ये पोजीशन ली हुई है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, कम से कम अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, अमेरिका को इसमें बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है। कोई जंग वो इस रीजन में नहीं कर सके रीजन की मर्जी के बगैर। तो अगर वो ट्रंप इन तमाम इत्तेहादियों की राय को साइड पर रखते हुए, भाई सीसी भी कह रहा है रीजनल वॉर होगी, एमबीएस भी कह रहे हैं रीजनल वॉर होगी, अमीर कतर भी वार्न कर रहे हैं, यूएई के सदर ने भी अब कह दिया है जो अभी मॉस्को से होकर आए, उर्दगान की खुली मुखालफत है। इस सब के बावजूद अगर ट्रंप इन सब की राय को साइड पे रखते हुए जंग करेगा तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इस वक्त इंटेंस लो आल्टीट्यूड के ऊपर इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो बेरूत के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हिजबुल्लाह के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हिजबुल्लाह ने बताया है कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज से हमें मैसेजेस आ गए हैं कि इजराइल हमला करने जा रहा है। यह हमला मुमकिन है कि ईरान जंग से पहले हो या फिर ईरान जंग के बाद होगा, यानी हमला तय है। ये मैं आपको बताऊं ना, जो पिछले 2 महीने से खबरें आ रही हैं हिजबुल्लाह के साथ जंग होने जा रही है, जंग होने जा रही है, वो अभी तक अगर नहीं हुई तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि इजराइल इस तैयारी में था ना कि ईरान पर हमला करना है, तो कभी वो सोचते थे कि पहले हिजबुल्लाह पर हमला करने, कभी सोचते हैं कि नहीं पहले ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई ईरान अगर तबाह हो गया तो हिजबुल्लाह के साथ फिर जंग और आसान हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए यानी कि एक राय इजराइल में यह थी कि हमला पहले हिजबुल्लाह पर करें, ताकि जब ईरान पर अटैक करने जाए तो ईरान अकेला हो, ईरान के साथ ना अंसारुल्लाह हो, ना हिजबुल्लाह हो, ना कोई दूसरा हो, सिर्फ ईरान ही हो। तो लेकिन फिर किसी के दूसरी तरफ राय यह थी कि अगर हिजबुल्लाह की जंग में गए, उसमें हमारे बहुत सारे जो स्टॉक पाइल है वो खाली हो जाएगा, तो फिर ईरान के साथ जंग करने के लिए टाइम मजीद बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह, इनके साथ एक एक राउंड और होना है। अगर ईरान डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इनको वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, ठीक है ना, ये होना है। और अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर आप देखेंगे इनके साथ क्या होगी। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका ने इजरायली एम्बेसडर, तो यानी जो वहां पर चार्ज डी अफेयर है, जो एम्बेसडर की जगह पर एम्बेसडर होता है, अगर एम्बेसडर जो नॉमिनेटेड एम्बेसडर है अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर जो दूसरा डिप्लोमेट है उसको चार्ज डी अफेयर कहते हैं। तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा जब डिक्लेयर कर दिया, यानी ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है इजराइल की, बड़ी जिल्लत के साथ उन्होंने इनको वहां से निकाला। पर्सोना नॉन ग्राटा यानी इस मुल्क में हम इसको पसंद ही नहीं करते, इसका दाखिला ही यहां पर ममनू है। तो बड़ी जिल्लत के साथ ये वहां से निकला है। और दूसरी तरफ इजराइल ने साउथ अफ्रीका के टॉप डिप्लोमेट को कहा है कि 72 घंटों के अंदर वो लीव कर जाए। जरा इजराइल ने तो ये करना ही था, लेकिन साउथ अफ्रीका, आप देखें ओआईसी के मुल्क भी इस तरह से इजरायली एम्बेसडर्स को नहीं निकाल सके जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया। बहुत बड़ी बात। और उनका डायरेक्ट तो कोई फड्डा नहीं है इजराइल से, फलस्तीन के लिए उन्होंने ये पोजीशन ली है। यूएस सेंट को हमने बताया है कि कुछ जो जेट्स हैं उन्होंने अब्राहम लिंकन से फ्लाई किया, और अब्राहम लिंकन जो अरेबियन सी के अंदर खड़ा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब्राहम लिंकन से जेट्स ने जो फ्लाई किया। न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि 2 सिनेरियोज हैं, 2 ऑप्शंस हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है, बाकी तमाम चीजें उसकी जिमनी है। मेनली 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि लिमिटेड और प्रिसीजन के साथ हमला किया जाए और न्यूक्लियर साइट्स को सिर्फ निशाना बनाया जाए। उसमें यह है कि उसमें फिर आगे जिमनी चीजें हैं कि न्यूक्लियर साइट पर हमला किस नौयत का होगा, किस वेपन के साथ होगा, क्या मिसाइल भेजे जाएं, ड्रोन्स भेजे जाएं, बॉम्बर्स जाकर अटैक करें, ठीक है, बाकी चीजें उसमें हैं, ठीक है। मेन 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर ऑल आउट अटैक किया जाए, मैसिव अटैक किया जाए, वाइड स्प्रेड अटैक किया जाए। एग्जीक्यूटिंग अ ब्रॉड ऑफेंसिव अगेंस्ट इरानियन लीडरशिप,
that would contribute to spreading chaos and overthrow the government. एक वाइड स्प्रेड अटैक किया जाए, इसमें वो सारी चीजें हैं कि मिलिशिया होगी, ईरानी लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, साइबर अटैक्स किए जाएंगे, मतलब क्योस ही फैलाना ना, पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है, मेन बात यह है, बाकी तमाम जिम्नी चीजें कि ये क्योस फैलाने के लिए फिर क्या क्या करना होगा, फिर ये चीजें करनी होंगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिस पर गौर हो रहा है अमेरिका कौन सा ऑप्शन लेगा। लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि जो भी ये करेंगे हम उसको ऑल आउट वार ही तस्वर करेंगे। तो वैसे मैं आपको जाती राय बता सकता हूं कि मिसाल के तौर अगर ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करते हैं तो हो सकता है ईरान जो कह रहा है उसी तरह ऑल आउट रिस्पॉन्स दे, लेकिन हो सकता है वो ना दे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने शो तो एक करना ही है और हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होता है तो भी तो ये ईरान की एक जीत ही है ना, कि उसने इतने बड़े एम्पायर को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो अमेरिका को, यानी उनकी डिजायरेबल पोजीशन तो कुछ और है, अगर वो यहां पर सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो भी शायद ईरान अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करे और वो शायद उतना बड़ा हमला जवाब में ना करे, देयर इज पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पर मसला यह है कि जब हमला होना शुरू होगा तो वहां पर एक बड़ी मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। ईरान तो तैयार बैठा वो बटन दबाने के लिए, तो वो हो सकता है कि वहां पर वो फौरी फुली रिस्पॉन्ड भी कर दें, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसी दरमियान इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि इजराइल के अंदर असेसमेंट यह है कि अमेरिका एक मैसिव मिलिट्री अटैक ही ईरान पर करने जा रहा है, लिमिटेड अटैक नहीं करने जा रहा। और अमेरिका ने इस वक्त 7 मजीद ईरानी इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शन लगा दी, सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन वो लगाए जा रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया के जो फॉर्मर बड़े डिप्लोमेट हैं प्रिंस टर्की अल फैसल, उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, और अगर ये होगी तो सिर्फ इस शर्त पर होगी कि इजराइल अपनी ऑक्यूपेशन को खत्म करेगा और फिलिस्तीन की रियासत बनेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने अब ये पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ले ली। आखिर में 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह है कि गल्फ ने ये बेसिस अमेरिका को इसलिए दी थी कि यहां पर स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, रीजन को तो स्टेबिलिटी अमेरिका से कभी मिली नहीं है, यानी उसके नतीजे में तो रीजन ने भुगता है, लेकिन गल्फ में स्टेबिलिटी रही है। क्यों? क्योंकि बाकी मुल्क तबाह होते रहे, तो यहां स्टेबिलिटी रही है। और यही चीज अमेरिका दिखाता रहा है कि देखो हम तो यहां पर स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, हालांकि एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं, अमेरिका कहीं स्टेबिलिटी नहीं ला सका। तो लेकिन अब आप देखिए कि जंगें गल्फ मुल्कों के अंदर जा रही हैं, एक इस तरह से क्योस अंदर जा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगा, पर्शियन गल्फ में जंग हो रही होगी, हो सकता है बेसेस अगर हिट होती हैं तो फिर क्या होगा। तो जंगें उसका जो क्योस है और या वॉर है, मिसाइल हैं, अब उन गल्फ स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए अब गल्फ स्टेट्स है वो, और उनके जहनों से वो निकला नहीं है जो दोहा पर अटैक हुआ, उनके जहनों से निकला नहीं है। लेकिन अब बात देखना कि अमेरिका को स्टेबिलिटी करनी थी और वो गल्फ को क्योस में धकेल रहा है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गल्फ इस पर आप सोच रहे होंगे। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि वेस्टर्न जो तरीकाकार है, उनकी जो पॉलिसीज हैं और उनकी जो हिपोक्रेसी है, उसको आप सिर्फ ताकत से ही जवाब दे सकते हैं, उनके प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से नहीं दे सकते। अब जितने मर्जी बातें कर लें, बातों से कुछ भी नहीं होगी, ताकत ही फैसला कुन होगी। मैं मिसाल आपके सामने, प्रैक्टिकल मिसाल आपके सामने रखता हूं। रशिया और वेस्ट की जंग जारी है। जंगबंदी की जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि भाई यूरोप की जो फौज है वो यूक्रेन में सीज फायर मॉनिटरिंग के तौर पर आएगी। रशिया ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये यूरोपियंस यहां पर आएंगे और सीज फायर मॉनिटर कर रहे होंगे। आप जरा ओआईसी की हालत देखिए, तबाही लाने वाले कौन? वेस्टर्न कंट्रीज। सीज फायर मॉनिटरिंग करने वाले कौन? वेस्टर्न कंट्रीज। फलस्तीन की सीज फायर की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज। लेबनान के सीज फायर का मुहाफिज कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज। मिडिल ईस्ट के बाकी इश्यूज देख लें, ओआईसी मुल्कों के बाकी इश्यूज देख लें, तबाही लाने वाले कौन? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन जब सीज फायर होता है सो कॉल्ड, और उसमें जो मॉनिटरिंग होती है सालसी होती है, वो भी अब लेबनान के सीज फायर का सालिस कौन है और गजा के सीज फायर का सालिस कौन है? अमेरिका। तो ये कोई पूछे कि भाई ये गजा में तबाही लाई वैसे किसने है? तो ओआईसी वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच तब्दील करने की जरूरत है। रशिया ना, उन्होंने कहा जंग हमने तुमसे लड़ी और तुम यहां पर सीज फायर मॉनिटर करने आओगे।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूरोपियन यहां पर आए। भाई जंग भी तो तुम ही से लड़ रहे हैं, यूक्रेन से थोड़ी लड़ रहे हैं। तो ये है ताकत। एक रशिया ने पूरे वेस्ट को आगे लगाया हुआ है और यहां पर 57 कंट्रीज है, उनकी कोई हालत ही नहीं। तो इनको भी जरा रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी अप्रोच। और आखिरी बात यह है कि ईरान ने कभी अपने हमसाया मुल्क पर अटैक नहीं किया। इसराइल ने रिपीटेडली अटैक्स किए, मुसलसल अपने हमसाया मुल्कों के ऊपर वो अटैक करता है। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन इसराइल के पास 75 से लेकर 400 तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसराइल के पास हैं। ईरान के यहां IAEA जाकर पूरी मॉनिटरिंग करता रहा है कई सालों तक। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज्यादा, उसकी सर्विलेंस वाला इंटरनेशनल प्रोग्राम है कि वो सब ज्यादा सर्विलेंस के अंदर है। IAEA का एक बंदा भी इसराइल में दाखिल नहीं हो सकता। उनकी न्यूक्लियर साइट्स को आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि जाकर सर्विलेंस कर सके। इसराइल ने जो है वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रक्शन की है इन पिछले तमाम 40 सालों में, और इसराइल ने सिस्टमेटिकली डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है रिगार्डिंग ईरान, हर इशू के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, न्यूक्लियर के इशू के ऊपर, फला इशू पर फला। सिस्टमेटिक डिसइंफॉर्मेशन पिछले 40 साल से इसराइल ईरान के खिलाफ फैला रहा है। और रियलिटी यह है, ईरान ने कभी किसी नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक नहीं किया, इसराइल ने हमेशा किया। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर नहीं है, इसराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर है। तो बहरहाल ये जनाब इस वक्त के वाकयात हैं। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी ना हो, इसके चांसेस बहुत कम है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।